वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 2023 में क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो एग्जाम लिया गया है, बोर्ड का जो आपका पेपर है, उसको आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो भाग अ आता है उसमें जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें हम स्टडी करेंगे सामान्य कीमत स्तर की, जनरल प्राइस लेवल की। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी, ठीक है। बाकी सारे जो है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, एक फर्म का व्यवहार, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे, अध्ययन किए जाएंगे। नेक्स्ट है पूंजी को उसके उपयोग के बदले, ठीक है, कैपिटल जो होती है उसका अगर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रक्रिया में अगर यूज किया जाएगा तो पूंजी को उसके बदले में क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जो भूमि है उसको क्या मिलेगा? जो लैंड को क्या मिलता है? लगान या रेंट कहते हैं। जो लेबर है, श्रम, उसको क्या मिलेगा? मजदूरी या वेजेस जिसको हम कहेंगे। उसके बाद में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे पूंजी के बारे में पूछा हुआ है, तो पूंजी को क्या मिलता है? कैपिटल को इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। अगला है भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, ठीक है। पहले संगठन था लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो संगठन अगर लिखा हुआ है तो भी आपको यही सही करना है, सीएसओ। अगला है डिजिटल भुगतान का एक तरीका कौन सा है? ठीक है, डिजिटल पेमेंट मतलब जिसमें हम कोई प्रत्यक्ष रूप से मनी, मुद्रा का प्रयोग नहीं करते। दिया आपका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? ई वॉलेट जो है वो एक तरह से डिजिटल भुगतान का उदाहरण है। अगला है बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है वो किसको कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, केंद्रीय बैंक। और भारत के संदर्भ में जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक के अगर उनको तरल नकद पैसा की अगर आवश्यकता होती है, उधार अगर बाजार में कहीं से नहीं मिल रहा होता है, तो वो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक से उधार ले सकते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता। अगला है प्रेरित उपभोग जो है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है किसके ऊपर निर्भर, उपभोग, इंड्यूस्ड कंजप्शन जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। उपभोग जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? आपके आय के ऊपर निर्भर करता है, इनकम के ऊपर। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें B। अगला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और अगर बाजार अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? बाजार की जो शक्तियां होती है मांग और पूर्ति के आधार पर लिए जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से निम्न स्तरीय वस्तु का एक उदाहरण है, ठीक है। इनमें से जो इंफीरियर गुड्स हैं वो किसको कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आभूषण, स्मार्टफोन और आधुनिक पोशाक, आपकी ये सब एक तरह से क्या है? नॉर्मल गुड्स में आएगा। लेकिन जो मोटा अनाज होता है उसको एक तरह से निम्न स्तरीय वस्तुओं में लिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला देखते हैं उत्पादन फलन, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम कैसे बताते हैं? तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या लेते हैं? मुख्य रूप से दो साधन, एक तो आपका हो गया लेबर या श्रम, और दूसरा हो गया आपका कैपिटल, पूंजी। उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के, मतलब उत्पादन की जो मात्रा है Q वो किसके ऊपर निर्भर है? श्रम और पूंजी के ऊपर, लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन। अगला है कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के मध्य अंतर क्या होता है? देखिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत, और कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों की सम होती है, दोनों की टोटल। मतलब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको अगर इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट और
टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें अंतर किसका होगा, तो किसका अंतर होगा, आपका टीएफसी का अंतर होगा। अगर पूछा जाए कि टीसी और टीएफसी दोनों में किसका डिफरेंस है, तो टीवीसी का डिफरेंस होगा, ठीक है। और टीएफसी प्लस टीवीसी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टीसी के इक्वल होता है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, औसत स्थिर लागत के बराबर होता है, सी ऑप्शन आपका, ठीक है, जो इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी के इक्वल होता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सदैव कहां पे काटेगा, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है LAC, और ये आपका है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो LAC को कहां पे काटेगा, उसके मिनिमम पॉइंट पर, उसका जो न्यूनतम बिंदु होता है वहां पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कौन से बाजार में फर्में सामूहिक लाभों के लिए कार्टेल, ठीक है। ये कार्टेल्स क्या होते हैं, एक तरह से फर्में क्या करती है, अपना गुट बना लेती है, एसोसिएशन, ठीक है, ताकि बाजार में जो भी प्रतिस्पर्धा हो रही, कंपटीशन, उससे बचे और अपना जो प्रॉफिट है उसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सके। अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए फर्म अपना संगठन बना लेती है, ग्रुप बना लेती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं। और ये मुख्य रूप से आपका कहां पे पाया जाता है, ओलिगोपोली मार्केट में, अल्पाधिकार बाजार में ये प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है उनकी हमको पूर्ति करना है। एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये कब पब्लिश हुई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। और तभी से जो आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, आधुनिक अर्थशास्त्र है, उसका जन्म माना जाता है। इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है वो कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है सकल निवेश में से क्या घटाने पर निव्वल निवेश प्राप्त होगा, जो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम क्या लेस करें, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रोस का मतलब क्या हो गया, उसमें जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, वो क्या है, प्लस है। और अगर डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे, इसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट आ जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, शुद्ध निवेश निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, सकल निवेश है, उसमें से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को माइनस किया जाएगा। अगला है प्रत्याशित समस्त मांग प्रत्याशित उपभोग और का योग होती हैं, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है, समग्र मांग या प्रत्याशित मांग जिसको हम कहते हैं, वो किसका प्लस होती है, सम होती है, C + I लिखते हैं हम, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंजप्शन है, ठीक है, किससे है, उपभोग से है। और आई का मतलब यहाँ पे किससे है, इन्वेस्टमेंट से है, निवेश से है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट, निवेश। अगला है सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, ठीक है, इसका प्रयोग कौन कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाएगा, पब्लिक गुड्स कहा जाता है। अगला है गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, ठीक है। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जो आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, वो इसका प्रमुख उदाहरण होगा। बाकी सरकार के द्वारा जैसे रक्षा के ऊपर, प्रशासनिक कार्यों के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो सब कौन सा आपका नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो बड़ी मद इसको कही जाती है आइटम, वो आपका कंपोनेंट कौन सा है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। अगला है चाय एवं कॉफी किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं, तो देखिए चाय की जगह हम कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये आपकी कौन सी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन या इनको स्थानापन्न वस्तुएं कहा जा सकता है, मतलब एक की जगह हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। कार और पेट्रोल आपकी कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, पूरक वस्तु उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे चाय और कॉफी पूछा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी आपकी प्रतिस्थापन या स्थानापन्न, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगला देखिए आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, लघुतरात्मक है, जो आपको 1-2 लाइनों में जिसका आंसर देना है।
सबसे पहले आपको पूछा हुआ है कि इसमें डेफिनेशन आपको बता कि निर्यात क्या होते हैं। ठीक है, निर्यात क्या होते हैं, किसी एक देश द्वारा अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में अगर भेजा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाएगा, एक्सपोर्ट कहा जाएगा। स्टॉक क्या होता है, जिस मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। ठीक है, जिस क्वांटिटी को पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं वो आपका क्या है, स्टॉक। जैसे आपके बैंक खाते में आज कितने पैसे जमा है, माना कि आज की तारीख में 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए क्या है, स्टॉक। क्यों, क्योंकि इसको हमने समय के बिंदु पर मापा है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया है। बैंक दर, बैंक रेट क्या होती है, जिस दर पर सेंट्रल बैंक, देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, वो कॉमर्शियल बैंकों को, जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको उधार देता है, लोन देता है। ठीक है, जिस रेट से उधार देगा उसको हम क्या कहते हैं, बैंक दर। देखिए, बैंक हमको जो पैसा उधार देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो उधार देगा, जिस रेट से देगा, जिस दर से देगा, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार जिस रेट से देगा वो आपकी कौन सी है, बैंक रेट है, बैंक दर है। फिर आपका है अगला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया उन्होंने निर्गत गुणक, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, निवेश गुणक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही क्या आना चाहिए था आपका, निवेश गुणक, क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन इसमें लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब निवेश गुणक। और निवेश गुणक क्या बताता है, किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन होने से जो आय है, राष्ट्रीय आय, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा आई का मतलब क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में परिवर्तन, और डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। तो निवेश में परिवर्तन होने से आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, निवेश गुणक कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगला है उपभोग मांग जो होती है, कंजप्शन डिमांड, वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर निर्भर करती है, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या होता है, Y। तो उपभोग मांग जो होगी वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर निर्भर करेगी, आय के ऊपर। आय भी कौन सी वाली आपकी, प्रयोज्य आय, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगला है करों में परिवर्तन से आय के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमको रेखा चित्र के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, करों में परिवर्तन का मतलब करों में वृद्धि भी हो सकती है, करों में कमी भी हो सकती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, माना कि करों में अगर सरकार के द्वारा कटौती की जाती है तो करों में कटौती करने से क्या होगा, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यह आपकी आय रेखा है, ठीक है, जो किसके बराबर है, समग्र मांग के बराबर है। फिर ये आपकी एक रेखा बनेगी, ठीक है, ये आपकी है C प्लस आई प्लस जी, और टैक्स जो होगा उससे क्या होगा, आपका उपभोग जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, माना कि आपकी रेखा है। अब देखिए करों में अगर कटौती की जाती है, ठीक है, तो करों में कटौती करने से क्या होगा, जो उपभोग है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास, जैसे सरकार 100 रुपए टैक्स लेती थी पहले, अब माना कि 50 रुपए अगर टैक्स ले आपकी इनकम के ऊपर, तो 50 रुपए आपके पास में ज्यादा बचे, जिसका प्रयोग आप कहाँ पे करोगे, वस्तु एवं सेवाओं को मतलब खरीदने के ऊपर खर्च करोगे, जिससे आपका जो ये वक्र है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, पहले जो संतुलन था वो कहाँ पे था, इस ई बिंदु पे था, जहाँ पे राष्ट्रीय आय का स्तर कितना था, ओ से लेके वाई तक। अब करों में कटौती करने से ये जो आपका वक्र है वो ऊपर खिसक गया, और नया जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका ई पे। ठीक है, टैक्स सरकार ने रिड्यूस कर दिया है, तो नया इक्विलिब्रियम संतुलन कहाँ पे आ जाएगा, E1 पे। और यहाँ पे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, ओ वाई था पहले, अब कितना हो गया है, OY1। तो ये करों में कटौती का प्रभाव है। ठीक है, संतुलन के ऊपर प्रभाव है, मतलब इससे राष्ट्रीय आय का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है इसमें। अगला अपना है पूंजी खाते से क्या अभिप्राय है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, किसी देश के द्वारा जो परिसंपत्तियों का समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन होता है, जो भी एसेट्स होती हैं उसका इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब आपका किस में आता है, पूंजी खाते में आता है। ठीक है, माना कि हमने कोई परिसंपत्तियां खरीदी हैं, ठीक है, तो परिसंपत्तियों की जो खरीद है वो किस में आएगी, इसमें डेबिट पक्ष में आएगी। जैसे भारत के द्वारा अमेरिका की कोई एक कंपनी है,
ठीक है, उसको अगर खरीद लिया जाएगा तो उससे हमारे पास में क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास संपत्ति आएगी, वो संपत्ति बन गई हमारी, तो हम किस में लिखते हैं, डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अगला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसमें ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है, किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो यूटिलिटी मिलती, उपयोगिता मिलती, उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी वस्तु को किलोग्राम में मापते हैं, किसी को लीटर में, किसी को मीटर में, तो जो उपयोगिता है, यूटिलिटी, उसको भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, यही गणनावाचक विचारधारा की थी जो मार्शल के द्वारा दी गई थी। फिर अपना है इंडिफरेंस मैप, अनधि मानचित्र क्या होता है। ठीक है, अनधि मानचित्र क्या होता है कि जब हम एक ही रेखा चित्र में एक से ज्यादा तटस्थ अनधिमान वक्र बनाते हैं। ठीक है, अनधिमान वक्र को हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे अनधिमान वक्र यूज कीजिए। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, एक ही डायग्राम में अगर आपने एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए, ये आपका इंडिफरेंस कर्व पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। ठीक है, पहला नदीमान वक्र, दूसरा नदीमान वक्र, तीसरा अपन ने 3 बना दिए, 4 5 भी बना सकते हैं। और जो वक्र ऊंचा होता है वहां पे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जो वक्र ऊपर होगा वहां पे संतुष्टि का जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर अपना है अल्पकाल, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, जब उत्पादन का एक साधन, कम से कम एक साधन क्या है, फिक्स्ड है, स्थिर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फैक्टर जो है वो एटलीस्ट क्या होगा, आपका फिक्स्ड होगा, कम से कम उत्पादन का एक साधन स्थिर होता है। अगला है औसत स्थिर लागत, जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, उसकी आकृति कैसे होती है। देखिए, आप एएफसी कैसे निकालोगे, टीएफसी में उत्पादन की बढ़ती हुई का भाग देंगे, तो इससे हमारा एएफसी क्या आएगा, घटता हुआ आएगा, इसलिए उसका वक्र कैसा बनता है आपका, इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अधीन्द्र या आयताकार हाइपरबोला इसको हम कहते हैं। अगला है कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वक्र आपका बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा, यहां से पहले बढ़ता हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, वापस तेजी से बढ़ता हुआ, इस आकार का बनता है। कुल लागत वक्र जो बनता है, टोटल कॉस्ट का, वो भी आपका इसी आकार का होता है। ठीक है, लेकिन वो शुरू कहां से होता है, जब उत्पादन की मात्रा 0 होती है, उस समय जितनी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी होगी, जैसे माना कि टीएफसी का कर्व ये है, कुल स्थिर लागत वक्र इस आकार का होता है, और जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व है वो यहां से स्टार्ट होगा जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका शेप कैसा होता है, टीवीसी जैसे ही होता है, कुल परिवर्तनशील लागत जैसे होता है। ये आपका टीवीसी वक्र बनाया, और ये हमने कौन सा बनाया है, टीसी। अब यहाँ पे आपको कौन सा पूछा हुआ था, कुल परिवर्ती लागत पूछा हुआ था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पूछा हुआ है, तो केवल आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही बनाना है। ठीक है, केवल आपको ये डायग्राम बनाना है इसमें। अब आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपको आंसर जो देना है वो 30 से 40 शब्दों में देना है। ठीक है, 3-4 लाइनों में आंसर आपको देना है। तो उसमें सबसे पहला आपका कौन सा है, देखिए 4th क्वेश्चन आपका है, निम्न मूल्यों से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। ठीक है, जीडीपी आपको निकालना है, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, C + I + G + X - M। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस I कितना है, 1500 प्लस G कितना है, 500, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, X - M, 250 में से माइनस कर दोगे 750। तो 250 में से 750 को माइनस करोगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 500। तो ये तो आया माइनस के 500, और ये आ गया प्लस के 500, तो ये तो देखो कट गया आपस में। फिर कितना बचेगा, 1000 और 1500 कितना हो गया, 2500। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2500। जीडीपी आपका कितना होगा, 2500। ठीक है, इसको आप पूरा सोल्व करके देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी केवल आपको। फिर आपका नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को वस्तुओं के रूप में जहां पे भी लेन देन होगा, वो कौन सा आपका बार्टर सिस्टम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता का विरोधाभास किसको कहा जाता है, मितव्ययिता मतलब बचत। एक व्यक्ति बचत करता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। मतलब एक व्यक्ति अगर सेविंग करता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन सोसाइटी में अगर सारे लोग सेविंग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या होगी, थोड़ी धीमी हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर अगला है घरेलू क्षेत्र में उपभोग व्यय के वर्गीकरण को समझाइए।
ठीक है, उपभोग व्यय जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका टिकाऊ वस्तुओं के ऊपर होता है, एक गैर टिकाऊ वस्तुओं के ऊपर होता है। उपभोग व्यय क्या होता है? उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा करता है वो सारा आपका क्या है? उपभोग व्यय है। इसमें टिकाऊ आपकी जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, उनके ऊपर खर्चा किया जाता है, वो सारा इसी के अंतर्गत आएगा। अगला है सरकारी व्यय में परिवर्तन से संतुलन आय में होने वाले परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर उसमें चेंज आता है तो जो इनकम का इक्विलिब्रियम है उसमें भी क्या होगा? चेंज आ जाएगा। तो उसको हमको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी आपको डायग्राम जो अभी हमने ऊपर बनाया था उसके जैसे बनाना है। बस वहां पे आपने क्या बताया था कि करों में अगर कमी की जाती है, ठीक है, करों को रिड्यूस किया जाता है, टैक्स को करों में कटौती की जाती है, उसका बनाया था। तो सेम यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते हैं हम कि सरकार क्या करती है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सरकारी व्यय में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि सरकार क्या करती है, अगर अपना खर्चा बढ़ाती है तो देखिए सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी लाइन हो जाएगी वाई। ये आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी? सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, और सी टी से मतलब ये टैक्स जो आपका है उससे उपभोग कम हो जाता है, इसलिए हमने एक वक्र बना दिया। अब मान लेते हैं हम कि सरकार अपना खर्चा क्या करती है? बढ़ाती है। तो सरकारी खर्चा बढ़ने से क्या होगा? ये जो हमारा वक्र है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम आप क्या दे दोगे? सी प्लस आई प्लस सरकारी व्यय बढ़ा है, यहाँ पे हमने जी डैश लिख दिया, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया है? बढ़िया है। और प्लस आपका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा आपका सी टी। टैक्स भी आपका वहां पे हम माइनस कर देते हैं। पहले आपका इक्विलिब्रियम संतुलन कहाँ पे था? इस ई बिंदु पे था। अब कहाँ पे आ जाएगा? E1 पे। पहले नेशनल इनकम का स्तर कितना था? राष्ट्रीय आय का ओ से लेकर वाई था। अब कितना हो जाएगा? Y1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी व्यय अगर बढ़ता है, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो इससे क्या होगा? जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगला देखिए, यदि भारत के अदायगी संतुलन के निम्न माप आपको दे रखे हैं, इंपोर्ट दे रखा है कितना? 1500 मिलियन डॉलर, एक्सपोर्ट निर्यात दे रखा आपको 2400 मिलियन डॉलर, और अदृश्य मध्य आपको दे रखी है 520। तो व्यापार संतुलन आपको और चालू खाते का जो शेष है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जो आपका व्यापार संतुलन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है आपका वो क्या होगा? जो आपका एक्सपोर्ट है उसमें से इंपोर्ट को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट आपका कितना है? 2400। इसमें से इंपोर्ट को आप माइनस कर दीजिए। इंपोर्ट कितना है? 1500 का। तो कितना बचेगा आपका? 900। ठीक है, 900 मिलियन डॉलर आपका क्या आ गया है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया है, व्यापार संतुलन आ गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अब क्या दर्शाना है? चालू खाते का शेष। तो चालू खाते का शेष दर्शाने के लिए क्या करोगे? ये जो आपका व्यापार शेष है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस अदृश्य मदों कितनी? शुद्ध अदृश्य मदों को हम प्लस करते हैं तो 520 को आप और प्लस कर देना। ठीक है, तो 900 प्लस 520 करोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ इधर लिख दोगे निर्यात, फिर लिख दोगे आप आयात। निर्यात कितना है? 2400 का। आयात कितना है? 1500 का। ठीक है, फिर अपन लिख लेंगे इनका संतुलन लिख लेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कितना है? तो 2400 में से 1500 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? व्यापार संतुलन आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ लिख लोगे। कितना लिख लोगे आगे? 900। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे? इनविजिबल आइटम्स, अदृश्य मदें। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा पे बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, व्यापार संतुलन। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? इनविजिबल आइटम्स, अदृश्य मदें। और अदृश्य मदें प्लस हो जाएगी कितनी? 520। और नीचे क्या लिख दोगे? 900 में 520 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 1420। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1420। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर बताने हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में। तो व्यष्टि माइक्रो में क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो में हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक फर्म के बारे में स्टडी है। ठीक है, एक फर्म के बारे में अध्ययन आप करते हो, वो आपका किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। राष्ट्रीय आय के बारे में स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम, वो आपका किस में आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो कुछ आप एग्जांपल भी साथ साथ में लिख सकते हैं।
फिर अगला है कि बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कोई भी डिसीजन जो है किसके बेसिस पे लिया जाएगा, मांग और पूर्ति के आधार पर, डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। वो कौन सी होगी, आपकी बाजार अर्थव्यवस्था। और इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का होता है। ठीक है, मतलब लोगों के खुद के इसमें साधन होते हैं, सरकार का अधिकार नहीं होता है। अगला है सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद कीजिए। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तु, जिनको हम कहते हैं आय बढ़ने पे जिनकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, उनको हम कहेंगे सामान्य वस्तुएं। जबकि आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहेंगे। जैसे आपका देशी घी जो है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सामान्य वस्तु का। जबकि जो डालडा घी वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंफीरियर का हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु का हो जाएगा। मोटे अनाज जो होते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, निम्न स्तरीय, जैसे मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, ये आपके कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स कहलाएंगे, निम्न स्तरीय वस्तु। जबकि बासमती चावल हो गया, जैसे आपका अच्छी क्वालिटी का गेहूं हो गया, ये कौन सा है, नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। फिर है उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उत्पादन फलन को जैसे हमने ऊपर देखा था कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के। उत्पादन फलन जो क्या दर्शाता है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक व्यवहार को समझाइए। ठीक है, कीमत स्वीकारक मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का जो निर्धारण वो किसके द्वारा होता है, उद्योग के द्वारा। ठीक है, जहां पे मांग और पूर्ति बराबर होती है, डिमांड और ये सप्लाई, जहां पे बराबर है वहां पे क्या होगा, कीमत का निर्धारण होता है। कितनी कीमत निर्धारित हुई है, ओ से लेकर पी, किसने निर्धारित की है, बाजार ने। ठीक है, या हम कह सकते हैं उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण हुआ है, और इस कीमत को फर्म क्या करेगी, स्वीकार करेगी। मतलब फर्म जो है वो अपनी वस्तु को कितनी कीमत पे बेचेगी, ये जो ओ से लेके पी कीमत है ये वाली, इसी कीमत पर फर्म क्या करेगी, अपनी वस्तुओं को बेचेगी। ठीक है, तो कीमत का निर्धारण किसने किया है, उद्योग ने, और फर्म ने क्या किया, उसको स्वीकार किया। मतलब उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित हुई है, मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमत निर्धारित हुई है, उसी कीमत पर फर्म क्या करेगी, अपनी वस्तु को बेचती है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, मान लीजिए गेहूं के बाजार का मांग वक्र और बाजार का पूर्ति वक्र, डिमांड करो और सप्लाई कर आपको दे रखा है। डिमांड करो आपका क्या है, 200 माइनस पी, और ये आपका कितना है, 120 प्लस पी। संतुलन कीमत निकालिए, तो बिल्कुल सिंपल सा है, संतुलन इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इक्वल, डिमांड इक्वल टू होता है सप्लाई। डिमांड कितनी है, 200 माइनस पी, इक्वल टू सप्लाई कितनी है, 120 प्लस पी। ठीक है, अब पी को आप एक तरफ ले लो, तो याद देखो ये हो जाएगा 200 तो यहीं का ही है, 120 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू पी, और इस माइनस पी को अगर आप उधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस पी। ठीक है, और पी कितने पी हो गए, 2p इक्वल टू 200 में से 120 को माइनस करो, आपका आ जाएगा 80। तो अब पी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू, तो 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। 80 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 40। तो प्राइस कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, प्राइस कितनी आ गई आपकी, प्राइस आ गई है 40। ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, संतुलन कीमत है। अब आपको संतुलन मात्रा निकालनी है, क्वांटिटी, तो बस इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, भले उसमें लिखो या भले इसमें लिख दो। तो देखो 120 प्लस पी की जगह कितना लिख दोगे आप, 40, तो कितना आ जाएगा आपका 160। ये आपकी 160 क्या है, संतुलन मात्रा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगला है, निम्न सारणी से कुल संप्राप्ति की गणना कीजिए। टोटल रेवेन्यू आपको निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल रेवेन्यू का जो आपका फॉर्मूला होता है, कुल आगम या कुल संप्राप्ति, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप 1 को 22 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। फिर 2 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 19 से कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। फिर 3 को 16 से 48 आ जाएगा, और फिर 4 को 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 52। बस ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 19 से, 3 को 16 से, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। अगला है खंड स है। ठीक है, इसमें आपको आंसर, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर 6 से 8 लाइनों के आसपास लिखना है।
सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा को समझाइए। तो जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा, वो आप कैसे निकालते हो? जो आपकी राजस्व प्राप्ति होती है, रेवेन्यू रेसिप्ट, उसमें से राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देंगे तो आपका राजस्व घाटा आ जाएगा। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट अगर निकालना है तो जो टोटल रिसिप्ट्स होती हैं उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अदर देन बोरोविंग, ऋणों के अतिरिक्त जो आपका खर्चा है वो सब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ऋणों की जो प्राप्तियां होगी, ठीक है, उसको अपन टोटल रेवेन्यू में नहीं लेंगे, उसके अलावा जो भी खर्चा हुआ वो माइनस कर देंगे, क्या जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। और प्राथमिक घाटा आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट आप कैसे निकालोगे, जो आपका राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का जो भुगतान है उसको माइनस कर देना। राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, तो क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। अगला है, वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्था खुली है। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है वो एक तरह से क्या है, ओपन है। तो इसको आपको तीन तरीके कौन कौन से वो समझाने हैं। तो तीन तरीके आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका है आउटपुट मार्केट, ठीक है, निर्गत बाजार, निर्गत बाजार। दूसरा आपका है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। और तीसरा आपका कौन सा है, लेबर मार्केट, श्रम बाजार। इन तीनों पॉइंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जब खुली अर्थव्यवस्था होगी तो क्या होगा, अन्य देशों से हम वस्तुओं को, सेवाओं को इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता, उत्पादक जो होते हैं उनके पास में क्या होगा, चयन ज्यादा होगा। वित्तीय बाजार अगर ओपन मार्केट में आ जाता है तो इससे क्या होगा, हम, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, लोग हैं, वो क्या करेंगे, विदेशों में परिसंपत्तियां करेंगे, इसलिए उनके पास में भी एक तरह से क्या होगा, मार्केट ज्यादा होगा। दूसरे देश के लोग आगे कि हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, उपभोक्ता के इष्टतम चयन को बजट रेखा कैसे नियमित करती है, समझाइए। ठीक है, उपभोक्ता का इष्टतम को समझाने के लिए आपको एक तो ये बजट रेखा बनानी पड़ेगी, जिसको हम कीमत रेखा कह सकते हैं, बजट लाइन आपकी, और दूसरा आपका इंडिफरेंस कर्व ये होता है। बस इस डायग्राम के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता का संतुलन है, इष्टतम चयन है, वो कहाँ पे है, ई बिंदु पे। और ऐसे में वो वाई वस्तु का कितना प्रयोग कर रहा है, ओ से लेकर वाई, एक्स का कितना प्रयोग कर रहा है, ओ से लेकर एक्स तक, तब उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि, वो अधिकतम होगी। आप चाहे इसमें दो तीन इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र और बना सकते हैं। एक आपने नीचे की तरफ बना दिया, एक आपने से ऊपर की तरफ बना दिया। बस इस डायग्राम को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, एकाधिकारी फर्म के बाजार मांग वक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, एकाधिकारी फर्म का जो बाजार मांग वक्र होता है इस तरीके से गिरता हुआ, जिसको हम एआर वक्र भी कह सकते हैं। जो आपका एआर वक्र होता है वही क्या होता है, मांग वक्र होता है। तो इसको आपको यहाँ पे समझाना है। खंड द जो है उसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला है कि मुद्रा की पूर्ति में केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकों की क्या भूमिका है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि व्यावसायिक बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक, वो किस प्रकार से मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, लोगों को पैसा उधार देते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। साख सृजन के माध्यम से वो क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं। फिर जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक, वो क्या करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पे इन दोनों की भूमिकाओं को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के उपाय। ठीक है, मनी की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, दो प्रकार के उपाय अपनाता है। एक तो होता है परिमाणात्मक उपाय, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। ठीक है, जिसमें आपको बैंक दर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, और CRR, SLR, ठीक है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, रेखा चित्र की सहायता से मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए। मांग का नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होगी, घटेगी, और कीमत घटने पर मांग क्या होगी, बढ़ेगी। कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। माना कि कीमत कितनी है, 10 रुपए, उसमें किसी वस्तु की मांग कितनी है, 100 इकाइयां। कीमत बढ़ के अगर 20 रुपए हो जाए तो मांग घट के कितनी होगी, माना कि 100 से कम आप कुछ भी मान लीजिए, माना कि 50 हो गई है। तो हमने एक काल्पनिक उदाहरण ले लिया है। ठीक है, इसकी सहायता से आपको समझाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो रेखा चित्र तो आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, मतलब ये वाला डायग्राम बना लीजिए।
ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी है, आप OP लिख दीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो कोई संख्या लिख सकते हैं कि माना कि वस्तु कीमत 10 रुपए है, उसमें मांग कितनी है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे 100। कीमत घट के 10 रुपए से घट के आप कुछ भी लिख लीजिए, माना कि आपने लिख दिया 5 रुपए हो जाती हैं, तो कीमत घटने से मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, आपकी इच्छा है जो लिख सकते हो, 100, 150, 200 जो आप लिखना चाहिए वहां लिख लीजिए। 100 से बढ़ के कितनी होगी, माना कि 200 हो गई है। इस डायग्राम के आधार पर आपको मांग का नियम समझाना है। फिर है बाजार मांग को एक उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, बाजार मांग क्या होती है, व्यक्तिगत मांग का योग होती है। तो देखिए, माना कि एक व्यक्ति वस्तु की जो मांग कर रहा है उसका आपने एक डायग्राम बना दिया, ये A व्यक्ति का मांग वक्र है। फिर आपने बना दिया B व्यक्ति का मांग वक्र बना दिया, और दोनों का आप जोड़ लोगे तो आपका बाजार मांग वक्र बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाजार मांग वक्र बना के समझाना है। अगला है प्रतिस्पर्धा बाजार में उत्पादन बंदी बिंदु, शटडाउन पॉइंट जो होता है उसकी बात की गई है। ठीक है, शटडाउन पॉइंट के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यह आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा में AR और MR इक्वल है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, और ये जो संतुलन बिंदु है यहीं पे आपकी क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होती है। ठीक है, मतलब जो AR है वो ABC से बराबर है। कहां पे बराबर है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट आपका क्या होता है, उत्पादन बंदी बिंदु, शट डाउन पॉइंट। मतलब इससे अगर प्राइस कम हो जाएगी तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। फिर अपना है निम्न स्थितियों में बाजार संतुलन में परिवर्तन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बाजार संतुलन आपका क्या होता है, ये आपका मांग वक्र है, ये आपका पूर्ति वक्र है, ये बाजार का संतुलन है। कीमत कितनी है, O से लेकर P, मात्रा कितनी है, O से लेकर Q, संतुलन कहाँ पे है, E बिंदु पर। अब पहला पॉइंट इसमें आपको क्या पूछा हुआ था कि मांग में शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड, अगर मांग में शिफ्ट होगा तो मांग वक्र अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो संतुलन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर मांग वक्र नीचे की तरफ जाएगा तो नया संतुलन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप चाहे तो 2-3 डायग्राम अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ दूसरा आपको साथ में इसमें क्या पूछा हुआ है, पूर्ति में शिफ्ट पूछा हुआ है। तो वापस आपको क्या करना है, यही डायग्राम आपको बनाना है इक्विलिब्रियम का, संतुलन का। ये संतुलन की स्थिति है। अब पूछा हुआ पूर्ति में शिफ्ट। ठीक है, सप्लाई अगर बदल जाए तो सप्लाई करो आपका कौन सा है, ये वाला। अगर ये बदल जाएगा तो क्या होगा, आपका सप्लाई जो है वो वक्र इधर भी आ सकता है, राइट वर्ड। तो नया संतुलन आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, जिसमें कीमत क्या हो जाएगी, कम, और मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो सप्लाई है उसका वक्र लेफ्ट वर्ड बाईं ओर भी जा सकता है, तो बाईं ओर जाके भी आप समझा सकते हैं, इधर बाईं ओर आ जाएगा। नया संतुलन अब मांग और पूर्ति बराबर यहाँ पे है, यहाँ पे कीमत बढ़ गई, पहले माना कि P थी, अब कितनी हो गई, P1। मात्रा आपकी क्या होगी, घट जाएगी, पहले कितनी थी Q, अब कितनी हो गई, Q1। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना था।